नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया मस्त। चलिए, तो हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रखा था। इसमें एक दो डाउट पूछे बच्चों ने। एक तो बच्चों का डाउट है अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर को लेकर, ठीक है। कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो भाई साहब, अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर दोनों में बस सिंपल सा डिफरेंस है, दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, ठीक। अपोजिट वेक्टर के लिए जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, इसमें मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी होगा, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तब इसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। तो जितने भी नेगेटिव वेक्टर है वो सारे के सारे अपोजिट वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन सारे अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। बस इतना सा। और हम लोगों ने एडिशन तक पढ़ रखा था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने देखा था कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ पे ए बी दो वेक्टर्स हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो r है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं एक आध। मान लीजिए कि एक वेक्टर, सपोज करिए कि ये है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। और इससे 90 डिग्री बना के एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और एक और वेक्टर ये यहाँ पे है, मान लीजिए 3, ये एंगल 37 डिग्री, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। आपसे पूछा गया ये तीन वेक्टर, मान लीजिए इसको वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर सी। ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 3 और सी का मैग्नीट्यूड 5। आपसे पूछा कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सर आपने तो दो वेक्टर को जोड़ना सिखाया, यहाँ पे तो तीन वेक्टर जोड़वा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दो से ही करेंगे काम। पहले दो वेक्टर को जोड़ेंगे, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, उसके साथ तीसरे वेक्टर को जोड़ देंगे, ठीक। तो चलिए पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ए और बी को, ए और बी को जोड़ते हैं। तो ए और बी को अगर हम जोड़ें तो वेक्टर ए को ड्रॉ करें, ठीक है। फिर इसके हेड से वेक्टर बी को, तो चूंकि 90 डिग्री है तो यहां से उठा के यहां लाएंगे, लीजिए ये हो गया वेक्टर बी, और यहां से मिला देंगे। क्या ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया? आर मान लेते हैं। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 और इसका मैग्नीट्यूड 3। याद कीजिए, आपको हम कल बताए थे कि 3 4 तो ये कितना होगा 5। आपको किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधे देखिए 3 4 तो यहाँ पे ये कितना होगा 5 होगा, ठीक है। वैसे अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हो। देखिए 90 डिग्री पे है तो आपको बताए थे कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उसका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए 4 है, बी 3 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट 5। वैसे आप सीधे ट्रायंगल से याद रखें तो 3 4 का रिजल्टेंट कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है।
और आपको एंगल के लिए भी बताया था कि जब ऐसा हो रहा हो तो ये 3 के सामने वाला एंगल जो होता है वो 37 डिग्री होता है। अब हमें a प्लस बी का जो सम आया, a प्लस बी को जो जोड़ के आया वो आया r, यानी a प्लस बी बराबर जो आया वो क्या आया r, ठीक है। और r a के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। अब हमें तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो सर हम a प्लस बी को तो सीधे r लिख सकते हैं, r प्लस सी, फिर से हमारे पास दो वेक्टर। तो अब देखिए ध्यान से, जो r है ऑलरेडी आपका यहां से 37 डिग्री पे है, ठीक है। यानी तो ये a वेक्टर था, a के साथ 37 डिग्री ये बन रहा था। अच्छा, यहां से ये आपका वेक्टर b था। अब ध्यान दीजिए कि ये वेक्टर r हो गया आपका r, ठीक है। ये टोटल एंगल तो 90 डिग्री है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 37 है तो ऑब्वियसली ये 53 डिग्री हो गया, और ये आपका वेक्टर c है और ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, अब हमें जोड़ना है r और c को, ठीक है। तो r और c को जोड़ना है, तो r और इधर c, ये एंगल 53 और ये 37, दोनों मिला के कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये कितना डिग्री पे है 90 डिग्री पे, क्लियर 90 डिग्री पे। अब ये दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लिखें फाइनली, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये वेक्टर c है और ये r है, तो ये क्या होगा r प्लस सी, r प्लस सी। अच्छा, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 5 और c का भी वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो आप देखिए दोनों जब बराबर है तो ये कितना होगा 90 डिग्री पे। कल बताए थे आपको कि दोनों वेक्टर सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो और 90 डिग्री पे हो, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो a√2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5√2। ये जो r प्लस सी आया वो 5√2 आया, और इसके साथ 45 डिग्री बनाएगा क्योंकि दोनों सेम है, 90 का आधा 45, तो r के साथ वो कितना बनाया 45। तो आप ध्यान से देखिए, जो फाइनली आया, जो a प्लस बी प्लस सी आया, ये r था आपका, और r के साथ 45 डिग्री बना रहा है। ये वेक्टर आपका a प्लस बी प्लस सी है, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर d, ठीक है। तो जो d वेक्टर है वो इस r के साथ 45 डिग्री बना रहा है, और r ऑलरेडी कितना बना रहा है 37 डिग्री। तो d यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड तो हो गया कितना 5 प्लस 5, 5√2, यानी इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5√2, और यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5√2 एट a के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये 45 और ये 37, 45 37 कितना होगा 7 और 5 12, 1 बच गया, 4 3 7 और 1 8, 82 डिग्री, एट 82 डिग्री फ्रॉम वेक्टर a, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी जो आया वो कितना है 5√2, कितना एंगल पर 82 डिग्री इस, ठीक है। ये तो नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि ये एंगल हमको पता चल जा रहा है। अगर नहीं पता पड़ेगा तो जो tan अल्फा वाला फार्मूला पढ़े थे वहां से हम लोग करेंगे, क्लियर है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर 3 वेक्टर जोड़ने वाला है तो 2 वेक्टर को जोड़ के उसके साथ तीसरे को जोड़ेंगे, 4 वेक्टर है तो 2 को जोड़ेंगे, फिर 2 वेक्टर आएगा, फिर इस तरह से करेंगे, 2 करके जोड़ेंगे, है ना। आइए थोड़ा सा देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स।
ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट क्या होता है? देखिए, कंपोनेंट का अर्थ होता है घटक। ठीक है, सदिशों के घटक। ठीक है, लिख लीजिएगा, हिंदी लिखना चाहे तो सदिशों के घटक। कंपोनेंट यानी कि घटक, इसका अर्थ होता है कि वो किन किन चीजों से मिलके बना है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि हमारे बॉडी का कंपोनेंट क्या है, तो हाथ, पैर, आंख, नाक, दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब जिससे जिस जिस चीज से मिलके बना है उसे हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। जैसे अगर हम बात करें कि ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर बी हमने यहां से ड्रॉ किया और इसका ये रिजल्टेंट आर है, तो आर वेक्टर किस किस से मिलकर बना है? ए प्लस बी से, यानी कि ए प्लस बी मिलके क्या बन रहा है? आर। तो यहां पे ए और बी जो है कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। क्लियर है? तो ए और बी किसके कंपोनेंट है? आर के। क्लियर? तो ये कंपोनेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक और चीज आता है, इसको नोट करें पहले। अब एक और चीज आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ये क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, हमने एक वेक्टर ड्रॉ करा इस तरह से, वेक्टर ए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं थोड़ा समझे। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने खींचा। मान लीजिए कि अगर ये वेक्टर होता कोई एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर होता। ठीक है, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलके ए वेक्टर बन जाता? इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे दिए, मान लीजिए ए एक्स क्यों दिए? क्योंकि ये एक्स के अलोंग है और ये वाई के अलोंग है, तो इसको हम लिख देते हैं ए वाई। अगर इस फिगर में हम ध्यान से देखें तो ए एक्स प्लस ए वाई जो आ रहा है, क्या वो वेक्टर ए आ रहा है? यानी कि इस वेक्टर में ए एक्स प्लस ए वाई मिलके ए बना, यानी ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। एक्स और ए वाई क्या हुए? वेक्टर ए के कंपोनेंट हुए। तो सर ये तो हमें समझ में आया कि ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए के कंपोनेंट है। क्योंकि ये एक्स के अलोंग है तो हम लोग इसको एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, वाई के अलोंग है तो इसको हम बोलेंगे वाई कंपोनेंट। एक्स को क्या बोलेंगे? ए एक्स है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और ए वाई क्या हो जाएगा सर? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये कंपोनेंट्स। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल यहां पे थीटा था। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स और ए वाई। एक्स वेक्टर का जो मॉड हो रहा है यहाँ पे, एक्स वेक्टर का जो मॉड है उसको हम डायरेक्ट ए एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही ए वाई वेक्टर का जो मॉड है
उसको हम सीधे AY लिख रहे हैं। AY लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे AX और AY के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये AX, ये AY, ये AX और ये वेक्टर A। तो A वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है वो तो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, ये सॉरी AX और AY के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। तो A वेक्टर कैसे लिखेंगे? इन दोनों को 90 डिग्री पे, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो अगर हम A वेक्टर का मॉड लिखना चाहें, वेक्टर A का मॉड लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, या फिर इसको सीधे डायरेक्ट A लिख सकते। तो सर ये तो समझ में आया कि सर AX वेक्टर जो है वो X कंपोनेंट है, AY वेक्टर जो है Y कंपोनेंट है। तो ये तो सर वेक्टर है, ये दोनों तो वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे जो हम AX AY लिख रहे हैं ये दोनों, तो ये दोनों तो स्केलर है। और हम कल ही पढ़े थे कि अगर किसी वेक्टर को आप लिखना चाहते हो, अगर आप किसी A वेक्टर को लिखना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा A वेक्टर का मॉड इनटू इसके इस A वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। वैसे अगर हम AX वेक्टर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें AX का मॉड लिखना पड़ेगा और इसके डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा AX कैप। ठीक है, वैसे ही AY वेक्टर अगर हमें लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? AY का मॉड और AY कैप। AX कैप AY कैप क्या है सर? तो AX कैप यूनिट वेक्टर है AX वेक्टर के डायरेक्शन में, AY कैप है यूनिट वेक्टर AY वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट करें। तो ये AX AY, और इसमें ये तो हम जब XY प्लेन में बात करें तब ऐसा हुआ। अगर हमारे साथ Z भी होता तो क्या होता, उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास XY Z तीनों एक्सिस है तो क्या होगा। हमारे पास मान लीजिए ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस बाहर की तरफ होता है, आप जानते हो। तो Z एक्सिस बाहर की तरफ हम लोग 3D में बना नहीं सकते हैं फिगर, इसलिए इसको इस तरफ बना लेते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर इस तरह से, ठीक है, इसको हम 3D में थोड़ा सा प्रयास करते हैं बनाने का, आप लोग भी कोशिश करेंगे समझने का। इसको अगर हम ऐसे बना लें, एक क्यूबॉइड बना लें, क्यूबॉइड, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस ले लें और ये जेड एक्सिस ले लें, और एक ए वेक्टर हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह का है आपका, ये वाला एक्सिस हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये वाला वाई एक्सिस और ये जेड, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपका हम वेक्टर ए ले रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो वेक्टर ए को हम यहां पे ले लें ऐसे, ये है आपका वेक्टर ए। तो आप ध्यान से देखिए, इसका एक कंपोनेंट तो एक्स की तरफ होगा, एक्स कंपोनेंट, एक कंपोनेंट वाई की तरफ होगा और एक कंपोनेंट जेड की तरफ भी होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम चाहें तो ये वाला यहां से यहां तक ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ए लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये रूम को आप एक क्यूबॉइड मान रहे हैं, हम इसे एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इधर इस वाले डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, इस वाले डायरेक्शन को वाई एक्सिस, सॉरी ये ऊपर वाला डायरेक्शन वाई एक्सिस और ये डायरेक्शन जेड एक्सिस। ठीक है, इस कमरे को मान रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। हमारा जो ए वेक्टर है वो यहां से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक है। ठीक है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक।
ध्यान दीजिएगा, अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन खींचे तो क्या यही हमारा ए वेक्टर है? क्लियर, ए वेक्टर है। और आप ध्यान से देखें तो ए वेक्टर को हम जो ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ऐसे ऊपर से नीचे तक एक लाइन, और उस कॉर्नर से उस नीचे वाले कॉर्नर को इस नीचे वाले कॉर्नर से मिला दें तो दूसरा लाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आपका ए वेक्टर है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, ऐसे। तो आप ध्यान से देखें तो ये तो वाई एक्सिस की तरफ है, लेकिन देखिए ये वाला जो है ये एक्सजेड प्लेन में है, ये वाला मतलब इसका। तो अगर आप एक ये क्या हो रहा है बेसिकली वो देखिए ध्यान से, तो ये बेसिकली अगर आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन में आपका एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सॉरी कंपोनेंट ए एक्स है, और जेड के डायरेक्शन में हम ए जेड मान ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए ये जो आ रहा है रिजल्टेंट, क्या वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है? जो लाइन आपका ये है तो ये तो हो गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ये क्या है सर? ये तो ए वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये आपका वेक्टर ए है, और ये वेक्टर आप क्या माने? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर सॉरी ए जेड स्क्वायर, और ये है आपका ए वाई स्क्वायर। सही है, ए वाई स्क्वायर नहीं यार, ए वाई, ये तो क्या है? ए वाई। अब हमें अगर ए का मॉड लिखना है, फिर से ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री, तो ए का मॉड अगर हम लिखेंगे यानी कि ए, अब तो क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए एक्स ए वाई एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए वाई नहीं ए जेड प्लस ए वाई स्क्वायर, और इसको इधर स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि हम जानते हैं ना कर्न स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हम ए बराबर क्या लिखेंगे? तो ए बराबर लिखेंगे अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा? पहले ए स्क्वायर ही लिख लेते हैं, फिर ए लिखेंगे बाद में। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? ए बराबर इधर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सर ये तो समझ में आया कि अगर एक्स वाई जेड के तरफ कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड हो तो वो वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए, वो होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो सर ए एक्स ए वाई ए जेड तो यहाँ पे फिर से स्केलर है और हमें वेक्टर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो अभी हमने बताया कि अगर ए एक्स वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए एक्स वेक्टर का मॉड, फिर से ए एक्स वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए वाई वेक्टर वैसे ही लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए एक्स ए वाई वेक्टर का मॉड, और ए वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। वैसे ए जेड लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे? ए जेड का मॉड और ए जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अच्छा, ए एक्स वेक्टर के मॉड को सीधे ए एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू ए कैप, ए एक्स कैप, ए वाई इंटू ए वाई कैप, और इसको क्या लिखेंगे? ए जेड इंटू ए जेड कैप। ठीक है, अब इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक कन्वेंशन के थ्रू, एक कन्वेंशन के जरिए ये मान लिया कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे आप आई कैप लेंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको जे कैप लेंगे, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो होगा उसे हम लोग क्या लेंगे? के कैप। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ए एक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ए वाई वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है,
और एजेड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो क्या माना गया, ये ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा मान लिया गया है, हम लोग सब लोग माने हैं। तो क्या माने हैं, यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस हम लोगों ने माना आई कैप। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस हमने क्या माना, आई कैप। वैसे ही अगर ले यूनिट वेक्टर along वाई एक्सिस तो ये हम लोग लेते हैं जे कैप। अगर हम ले यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस तो हम लोग क्या लेंगे, के कैप। अच्छा, अभी हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर ले रहे थे एक्स आई कैप, ए वाई कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और ए जेड कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसे हम लोगों ने क्या माना, आई कैप, इसे माना जे कैप और इसे माना ए कैप। तो अब अगर हम ए एक्स वेक्टर लिखें, क्या लिखें, ए एक्स वेक्टर, तो क्या होगा, ए एक्स वेक्टर ए एक्स आई कैप, वैसे ही ए वाई वेक्टर ए वाई जे कैप, और ए जेड वेक्टर ए जेड के कैप। अच्छा सर, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका वेक्टर आया ए वेक्टर, वो क्या है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो फिगर बनाया था इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये था आपका वेक्टर ए। और ये वेक्टर ध्यान से देखिए, एक्स और जेड का कंपोनेंट था, यानी कि ये ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर था। और ध्यान से देखिए, ये वाई एक्सिस के अलोंग था, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, ए वाई, और यही तो था आपका ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, ए एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई। तो हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। आपको बस ध्यान यही रखना है कि अगर हम ए वेक्टर लिखना चाह रहे हैं तो हम लोग एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के रूप में कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और अगर हम ए का मॉड लिखना चाहें, इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करें और इसे नोट करें। ठीक है, हम लोगों ने एक्स वाई जेड कंपोनेंट देखा। अगर मान लीजिए कि आपको दे रहा है वेक्टर ए जो है वो 2x सॉरी 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। ठीक है, और वेक्टर बी बोल दिया i कैप माइनस 3j कैप, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बोला कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालिए, पहला। दूसरा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड निकालिए। तीसरा, वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड निकालिए। ठीक, ये निकालने के लिए बोला। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग को बता चुके हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो तो उसे हम लोग सीधे जोड़ लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो घटा लेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये आई वाला सेम डायरेक्शन में है, जे वाला सेम में है और के वाला सेम में है। तो आई वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए और बी को जोड़ना है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, और ए माइनस बी भी निकाल लीजिए।
कुछ भी खास नहीं है, a माइनस बी जो भी करना है कर सकते हैं, फिर a माइनस बी का मॉड, ये सब कर सकते हैं जो भी आपको इच्छा हो। तो a प्लस बी 2 प्लस 1 3, 2i 1i 3i कैप, ये 4 और 3 7, 7j कैप प्लस माइनस के और 2k k कैप। तो ये हो गया a प्लस बी। अब a प्लस बी का मॉड यानी कि इसका मॉड हम लोग देखें कि कोई भी वेक्टर का मॉड निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी आई जे के रूप में है तो क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट। तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट ये है, वाई वाला ये और जेड वाला 1 है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट, सॉरी ये निकालना है, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो भी आंसर होगा कर लेंगे। यहाँ पे मॉड ए प्लस मॉड बी, तो पहले ए का मॉड निकालेंगे फिर किसका निकालेंगे, बी का, तब जोड़ेंगे। तो ए का मॉड कितना होगा, क्या ये अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये आएगा, और इसके साथ बी के मॉड को जोड़ना है। तो बी ये है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस करना है। तो ऐसे इसमें से इसको घटा लेंगे, 2 में से 1 जाएगा कितना, आई कैप प्लस 4 में से 3 जाएगा जे कैप, -1 और -2 तो -3k कैप। फिर इसका मॉड निकालना हो, जो निकालना हो हम लोग कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कोई खास बात नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए a प्लस बी का मॉड, ए का मॉड प्लस बी का मॉड, क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ये ए प्लस बी वेक्टर का मॉड है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी वेक्टर का, और ये है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, दोनों अलग आएगा। देखिए ध्यान से, ये और आंसर कुछ और आएगा और ये आंसर कुछ और आएगा, आप करेंगे तो ये सही नहीं है, क्लियर। तो इसको नोट करिए और देखते हैं। सर थोड़ा सा और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे हम बात कर लें कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये कोई ए, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस ही है, वाई एक्सिस है। चलिए मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालें, ये वेक्टर तो ए एक्स है और ये वेक्टर ए वाई है, ठीक। हम लिखे भी ए वेक्टर को, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। अब सर एक्स का मॉड वैसे होगा कितना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स की मॉड की बात करें तो अब ध्यान से देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम इसमें कॉस थीटा लिखें, क्या लिखें, कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो थीटा के लिए बी कौन है, ये ए एक्स, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बाई ये एच कौन है, ए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। और ए वाई हमें लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर साइन थीटा लिखें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो थीटा के लिए ये p है और ये h है, तो p के जगह पे क्या है, ए वाई, और h के जगह तो a ही है। तो यहाँ से ए वाई क्या आया, साइन थीटा इंटू ए, यानी कि ए साइन थीटा। अच्छा सर, तो अभी अभी आपने बताया कि ये a जो है वो होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ए एक्स कितना है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई क्या है, ए साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट
ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर का रूट तो क्या आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमने किया वो सही है। तो अच्छा एक चीज और, बच्चे सीधे एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो याद कर लेते हैं कि सर ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो ए साइन थीटा। तो ये ऐसा नहीं रटे आप, एक्स कंपोनेंट है तो ए साइन थीटा, वाई कंपोनेंट है तो ए एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा, ऐसे रटना नहीं है। देखिए कैसे याद रखना है, अगर आप याद ही करना चाहते हो तो अगर इसी में हम क्या करते हैं कि इसको ए ले लेते हैं और ये थीटा लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अगर ये लेंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, तो सर ये थीटा है तो ये टोटल 90 था, ये टोटल 90 था तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो सर अब जो हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए ये बी हुआ और ये एच हुआ, ए यानी कि ए एक्स बाई ए। कॉस 90 माइनस थीटा तो सर साइन थीटा होता है, बिल्कुल साइन थीटा होता है, तो ए एक्स बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए एक्स कितना आएगा, ए साइन थीटा। तो ये आपको रटना नहीं है कि एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा होता है। वैसे ही अगर हम फिर से साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कि अगर हम ए वाई लिखें तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो ये कुछ भी आ सकता है, एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा भी आ सकता है, ए साइन थीटा भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि एंगल कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको याद ही रखना है तो आप याद ऐसे रखें कि अगर दो कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे हैं, अगर ये वेक्टर ए है तो जिधर थीटा उधर कॉस, ठीक है, यानी कि इधर थीटा तो इधर क्या होगा, ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा। क्लियर। अगर थीटा इधर दे रखा है, ऐसे थीटा अगर इधर दे रखा है ए वेक्टर, तो इधर ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा। तो डिपेंड करता है कि थीटा किधर दिया है, ठीक है। तो नोट करें इसे। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, मान लीजिए कि कोई वेक्टर दे दिया, एंगल दे दिया, बोला कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालिए, तो कर लेंगे। अगर आपसे एक वेक्टर दे दिया, एंगल दे दिया, कंपोनेंट पूछ लिया, कैसे भी करके इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए इसे। तो हम लोगों ने कंपोनेंट के बारे में कर लिया। अब एडिशन ऑफ वेक्टर हम आपको कंपोनेंट से ही सिखा रहे हैं और आप लोग भी कोशिश करेंगे कंपोनेंट से ही करने का, क्योंकि फॉर्मूला लगा के गलत होने का चांस ज्यादा है। जैसे कंपोनेंट से आसान है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि अभी एक सवाल हम लोग किए थे कि एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये था, ये सब 4 था, ये 3 था और ये 5 था, ये एंगल 37 डिग्री था और आपको तीनों का सम पूछा था, रिजल्टेंट पूछा था। तो हम क्या करेंगे, बस देखिए बहुत आसान है। अगर हम कंपोनेंट से करें तो ये वेक्टर आपका 4, ये आपका 3 और ये आपका 5 है और ये एंगल आपका 37 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ये एक्स की तरफ है ही है, ये वाई की तरफ है। जो भी वेक्टर एक्स वाई की तरफ नहीं हो उसको कंपोनेंट कर लीजिए एक्स और वाई की तरफ, ठीक है। तो कैसे, अच्छा तो 5 का कंपोनेंट इधर कर लेते हैं, फिर से इधर कर लेंगे। तो 5 का कंपोनेंट अभी सर आपको हमने बताया कि जिधर कंपोनेंट कर रहे हैं, ठीक है, देखना है कि एंगल किस तरफ है। ये 90 डिग्री का तो एंगल बन ही रहा है दोनों के बीच में, तो बस जिधर एंगल है उधर कॉस लगा दीजिए, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन लगा दीजिए। इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री और इधर हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। अब बस क्या है, इधर इसको तोड़िए, 5
इंटू कॉस 37 का वैल्यू आपको बताया गया 4/5, इससे इसको काटिए कितना आ जाएगा 4, और इसको 5 इंटू साइन 37 का वैल्यू 3/5, 5 से 5 कटा कितना आया 3। तो ध्यान से देखिए एक वेक्टर तो इधर आपका 4 है, दूसरा वेक्टर इधर आ गया 3, और ये एक वेक्टर इधर है 4 और ये 3, 7, कितना है 7। तो ध्यान से देखिए अब ये दोनों अपोजिट है, दोनों उल्टा है, तो उल्टा है तो इसको सीधे घटा लेंगे, तो ये वेक्टर 4 है और ये 3 है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट इधर आएगा, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1, यानी कि इधर कितना 1 और इधर कितना 7। ठीक है, अब दोनों 90 डिग्री पे हैं, जी हाँ दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों 90 डिग्री पे हैं तो क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों 90 डिग्री पे है तो हम लोग कंपोनेंट कर लें, सॉरी सीधे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना आएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी जो रिजल्टेंट फाइनल रिजल्टेंट आया वो कितना आया अंडर रूट 7 स्क्वायर 49 और 1 50, अंडर रूट 50। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 का तो 5 हो जाएगा, √2 यानी कि 5√2। याद कीजिए आंसर पहले भी यही आया था 5√2, तो ये आंसर इसका कितना आ जाएगा 5√2। क्लियर है। असर एंगल का, तो एंगल कैसे करेंगे, ये थीटा मान लेते हैं, ये इसके सामने ये 7 है, ये 7 है तो ये भी 7, और ये 1 है तो ये भी 1। अगर हम tan थीटा लिखे, क्या लिखें tan थीटा, तो tan थीटा p/b, तो p कितना है 7 और b कितना है 1, तो 7/1, ये थीटा का वैल्यू आ गया, तो थीटा यहाँ से tan इनवर्स 7। अगर वैल्यू कैलकुलेट होने वाला होगा तो होगा, नहीं होने वाला होगा नहीं होगा, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। हालांकि एंगल का बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूब यूज होगा वेक्टर जोड़ने का, 2 फोर्स 3 फोर्स 4 फोर्स एक साथ लगाएंगे तो हम लोग बस वेक्टर को इस तरह से ही करके जोड़ेंगे। यहाँ पे तो 3 है, 3 से ज़्यादा भी आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बस उसको ऐसे ही जोड़ेंगे कंपोनेंट कर करके। ठीक है, तो इसको नोट करिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अगर हमें वेक्टर जोड़ना है तो हम बैल की तरह नहीं भीड़ेंगे, कंपोनेंट कर करके जोड़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट करके और उसको फिर 90 डिग्री पे ला देंगे, 90 डिग्री पे लाके अंडर रूट करके कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे चलिए एक और सवाल करते हैं। अब हमें नहीं लगता है कि किसी सवाल की जरूरत है, सारे ऐसे ही कर सकते हैं, 4 हो 5 हो, चलिए कर ही लेते हैं एक मन के तसल्ली के लिए। एक वेक्टर ऐसे मान लीजिए 30 डिग्री पे है, 37 डिग्री पे मान लीजिए 10 है, ये मान लीजिए ये भी 10 है, ये आपका 8 है। एक और वेक्टर यहां से ले लीजिए 10, ये 53 डिग्री पे है। एक वेक्टर यहाँ है 4 है। ये सबका रिजल्टेंट आपको निकालना है, रिजल्टेंट बताइए कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस हमें कंपोनेंट करना आता है, कंपोनेंट करेंगे तो इसका कितना होगा इधर 10 cos 37, 10 cos 37 यानी कि 10 इंटू cos 37 4/5, 5 2 जा 10 यानी 8, और इसका इस तरफ 10 sin 37, 10 sin 37, 10 इंटू sin 37 3/5, फिर से 6 आ गया, फिर इसका कंपोनेंट इधर है थीटा, तो इधर cos होगा यानी कि 10 cos 53, तो 10 cos 53, 10 इंटू 53 का वैल्यू होता है cos 53 का वैल्यू 3/5, कट जाएगा, ये 6 आएगा। फिर इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर क्या लिखेंगे 10 sin 53 यानी 10 गुना 4/5, ये कितना आएगा 8। अब कर लीजिए जो करना है। इधर पहले से कितना था 10, एक और कितना आया 8, इधर पहले से कितना था 8, एक और कितना आया 6, इधर कितना है 4 पहले से, इधर आया कितना, इधर 6 और 8 14, पहले से कितना था, दोनों आया ये 6 और 8। अब ध्यान से देखिए इधर कितना 10 और 8 18, और इधर कितना 814, यानी कि उधर रिजल्टेंट कितना बचेगा 18 माइनस
14। इधर कितना आएगा 18 माइनस 14 यानी कि 4। ध्यान से देखिए इधर 4 है और इधर 8 6 14 है। ठीक है, तो 14 नीचे 4 है, अपोजिट है, घटा लेंगे, 14 में से 4 गया 10, तो इधर आया 10। अब रिजल्टेंट कितना आएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 116 कर लेंगे। थीटा की बात है तो थीटा, ये रिजल्टेंट है आपका, ये थीटा। तो ध्यान से देखिए ये तो आपका 10 था और ये नीचे वाला 4, ये भी 10 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर 10/4। लो जो भी आएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 10/4, 2 × 10 2 × 4 यानी 5/2 कर लेंगे जो भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो भाई साहब वेक्टर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर का बहुत यूज है, इसलिए हम आपको वेक्टर रिवीजन करवा रहे हैं। वेक्टर हम पढ़ा नहीं रहे हैं, वेक्टर रिवीजन करवा रहे हैं, तो आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, एक किसी विद्यार्थी ने मेरे से इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर के बारे में पूछा था, तो ध्यान दीजिए इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर हमने क्या बताया था कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से है तो इसके डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ था, इसको उठा के इधर ला दिए, बस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए। तो इससे हम लोग इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर के प्रॉपर्टी को इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर को इसके डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा आप लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़े हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ खास फार्मूला का आपको यूज नहीं करना है, जो एडिशन के लिए फार्मूला लगाए वही सब्सट्रैक्शन में लगा देना है। कैसे, अगर a प्लस बी है, सॉरी a माइनस बी, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। अब फिर से ये एडिशन हो गया, a को किसके साथ जोड़ना है, माइनस b के साथ। अच्छा हम ये कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो a प्लस b के लिए तो सर हम क्या करते हैं, a को खींचे और b को यहां से खींचते हैं थीटा एंगल में, तो b को यहां से खींचते हैं और ये जो आता है वो क्या हो जाता है a प्लस b। तो नहीं, यहाँ पे तो हमें a माइनस b चाहिए, तो माइनस b के लिए सोचिए, आपको क्या बताया था कि अगर ये वेक्टर a है तो इतना ही बड़ा इधर खींच दे उल्टा दिशा में, ये वेक्टर a है तो ये क्या हो जाता है माइनस a। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम b की बात करें, ये तो b हो गया आपका, अगर हम माइनस b की बात करें तो क्या उल्टा होगा, हमको खींचना इसी के हेड से है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से ही सेकंड को खींचते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर a और सेकंड वेक्टर माइनस b है, तो माइनस b यहां से खींचे उतना ही बड़ा, ये हो गया माइनस b। अब ये इसको मिला दिए इसके हेड टेल से इसके हेड को, तो ये होगा a प्लस माइनस b यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो इसमें कुछ नया करने का जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे डाउट तो आप मेरे से जरूर पूछेंगे, नंबर आपके पास है ही है, अगर नहीं है तो ले लीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जैसे पूछना हो वैसे पूछिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं हमेशा। ठीक है, तो करिए, वेक्टर बहुत ही जरूरी है। हम लोगों ने एडिशन तक कंप्लीट करा, बाकी डेफिनेशन वगैरह हम ज़्यादा नहीं कवर किए हैं क्योंकि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बाकी हमने जीरो से यहाँ तक आपको लेके पढ़ाया, मतलब एकदम बेसिक से आपको वेक्टर का ज्ञान दिया हमने। रही बात वेक्टर, तो यहाँ तक हम लोग कर ही लेंगे हर हाल में। अब वेक्टर में बच जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसे आप लोग कंप्लीट करें और सीरियसली इसे पढ़ें। और जैसे कि ये जो समय है हम लोगों का, कोरोना संकट छाया हुआ है, तो इसे बिल्कुल भी लाइटली आप लोग ना लें। जैसा कि गाँव में देखने को मिल रहा है कि लोग एकदम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वैसा आप लोग ना करें, घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, हाथ को बार बार साफ करें। देखिए मेरा हाथ गंदा हो चुका है, अभी हम इसको साबुन से धोएंगे, तो आप लोग भी बार बार हाथ को साबुन से धोएं।
और साफ सुथरा रहें, बच के रहें। देखिए जैसे ही खत्म होगा लॉकडाउन, क्लासेस ओपन होंगे, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। और बिल्कुल भी आप लोग को भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम कितना बेचैन हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए। आप लोगों के बिना तो जी ही नहीं लगता है। तो जल्द मिलेंगे, बस यही कामना है कि हम लोग जल्द से जल्द मिले। और आप लोग पढ़ते रहें, फिर देखा जाएगा। जिस तरह से सिलेबस होगा उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। बिलीव कीजिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो चीज़ जितना आपको पढ़ाना है उतना पढ़ाएंगे, जैसे भी हो। रात दिन एक करना हो तो हम हैं तैयार, बस आप लोगों का साथ चाहिए हमें। हम पूरा सिलेबस आपको देंगे अच्छे से, ढंग से। बस आप लोगों से एक ही उम्मीद लगा कर रखे हैं कि बढ़िया परफॉर्मेंस से बढ़िया रिजल्ट दें, ताकि देश के किसी भी कोने में आप जाएं तो आपको ये ना लगे कि हम फिजिक्स में कमज़ोर हैं। आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप फिजिक्स को फील करके पढ़ें, मतलब फिजिक्स आप ऐसा पढ़ें कि आपको इसमें फील हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को समझा सके, किसी को पढ़ा सके। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम टाइम पास कर रहे हैं, रट के पास हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई भी डाउट हो, बिना संकोच के हमसे पूछे, छोटा से छोटा डाउट भी पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बताएंगे आपको। लेकिन डाउट क्लियर जरूर करें, ठीक है। हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।